नमस्कार, मैं प्रज्योत देवास्कर कल्पनाद म्यूजिक एकेडमी के इस ऑनलाइन म्यूजिक सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ लेसन्स में हम लोग स्वरों के बारे में जान रहे हैं, कुछ अलंकार, कुछ पैटर्न्स, कुछ ताल और बेसिकली गाने के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ जानी और साथ में गाया भी। आज के इस लेसन में हम सिर्फ कुछ बातचीत करेंगे कुछ रागों के बारे में। ये मैंने बहुत सारी जगह पर देखा है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि राग होता क्या है, या कहीं कहीं थाट इस शब्द का प्रयोग होता है, तो ये थाट क्या होता है और इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, या क्या थाट को हम गा सकते हैं या राग थाटों के अंतर्गत आते हैं, तो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, इस बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले राग होता क्या है। राग की बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारी डेफिनेशंस अलग अलग जगह पर लिखी गई हैं। इसमें जो सबसे सिंपल और सबसे मेरी पसंदीदा जो डेफिनेशन है वो संस्कृत में है। वो ये कहती है रंजयति इति रागः, यानी कि जो आपका रंजन करे, रंजन यानी कि मनोरंजन करे, जो आपको एंटरटेन करे, इस तरह की किसी भी मेलोडी को हम राग कह सकते हैं, प्रोवाइडेड कुछ नियमों का उसने पालन करना चाहिए। ठीक है, अब ये नियम क्या है? एक राग को राग बनाने के लिए कुछ नियम हैं जिनका उसे पालन करना होता है उस मेलोडी को, तो वो राग कहलाया जा सकता है। नियम पहला, एक राग में कम से कम 5 स्वरों का होना जरूरी है, यानी कि हम 4 स्वरों से मिलकर कोई राग नहीं बना सकते। टोटल हमारे जो शुद्ध 7 स्वर और विकृत 5 स्वर मिला के हमारे पास 12 स्वर हैं। 12 में से कम 5 स्वरों का होना एक राग को बनाने के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन है। 4 स्वरों का राग नहीं बनाया जा सकता। दूसरी जो कंडीशन है एक राग को राग बनाने के लिए, कि राग में सा का होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप 5 स्वर कोई भी उठा लें, रे, गा, मा, पा और धा, तो उससे राग बन जाएगा। ये एक राग को फॉर्मुलेट नहीं कर सकता। राग होने की दूसरी कंडीशन, राग में सा का होना जरूरी है। तीसरा, एक राग को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें आरोह और अवरोह इन दोनों का भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम राग डिफाइन करें तो हम सिर्फ आरोह डिफाइन करें और अवरोह। बेसिकली जब हम राग को गाएंगे या किसी भी चीज़ को जब हम गाते हैं तो उसका जो चलन है वो हमें डिफाइन करना होता है कि ये राग जब ऊपर के स्वरों में, जब हम एक नीचे के स्वर से ऊपर के स्वर की तरफ जाएंगे तो क्या रास्ता पकड़ेगा और वापस आते समय वो क्या रास्ता पकड़ेगा। तो एक राग को राग बनाने के लिए आरोह और अवरोह इन दोनों का होना जरूरी है। अगली जो मैंडेटरी कंडीशन है कि राग में वादी और संवादी इन स्वरों का होना जरूरी है। अब समझते हैं वादी और संवादी स्वर क्या होते हैं। बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस बहुत सारे लोग बताते हैं, पर सबसे आसान मुझे जो लगता है, एक एनालॉजी अगर हम देखें कि मान लें कि राग एक राज्य है, एक किंगडम है, तो वादी वहाँ का राजा है, यानी कि एक ऐसा स्वर जो उस राग पर राज करता है। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट ऑफ दैट राग कैन बी कॉल्ड एज अ वादी स्वर। तो जो संवादी स्वर है, बेसिकली जैसे हमने एक राज्य की एनालॉजी में देखा, राज्य का राजा वादी स्वर है, तो राज्य का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राणी है, जो कि वहाँ का मंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, या जो भी हम रानी कह सकते हैं, राजा के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति उस राज्य का है वो हमारे राग के लिए संवादी स्वर है। तो राग में वादी यानी कि सबसे महत्वपूर्ण स्वर और संवादी यानी कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वर, इनका डिफाइन किया जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे राग हैं जिनमें सारे स्वर सेम होते हैं, सारे उनका जो आरोह है अवरोह है वो भी सेम होता है, लेकिन जस्ट वादी और स्वर और संवादी स्वर के बदल देने से राग का पूरा स्वरूप बदल जाता है। इसलिए जब हम राग को डिफाइन करते हैं, किसी भी राग के बारे में बात होती है, तो उसके वादी और संवादी स्वर के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक और कॉन्सेप्ट जो कि राग को डिफाइन तो नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अगर आप सीखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बारे में जानना कि राग का गायन समय क्या है। सो बेसिकली राग का जो गायन समय है, ऐसा माना गया है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साधकों द्वारा कि एक पर्टिकुलर राग को अगर एक पर्टिकुलर समय में गाया जाए तो उसका जो प्रभाव पड़ता है गाने वाले के ऊपर और सुनने वाले के ऊपर, वो दोनों ही बहुत अच्छा होता है कंपेयर टू उसी राग को किसी और समय गाया जाए
तो हर एक राग के लिए एक गायन समय निर्धारित किया गया। वो समय बेसिकली वो समय है जब उस राग को अगर गाया बजाया जाएगा तो वो एक बेस्ट इम्पैक्ट छोड़ेगा अपने लिसनर पर। तो इस समय को डिफाइन करने के लिए प्रहर ये एक कॉन्सेप्ट लाया गया। पूरे जो दिन भर के 24 घंटे होते हैं हमारे, उन 24 घंटों को 3-3 घंटे के स्लॉट्स में डिवाइड किया गया, या उससे भी पहले कहें तो पूरे 24 घंटे को 2 स्लॉट्स में डिवाइड किया गया, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के। उन 12 घंटों को फिर से 3-3 घंटों के स्लॉट्स में डिवाइड किया गया और उन 3 घंटों को कहा गया प्रहर। अब इसकी गणना कैसे होती है? सुबह के 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक, ये इसको कहा जाता है दिन का पहला प्रहर। 6 बजे से 9 बजे तक दिन का पहला प्रहर, इसी तरह 9 से 12 दिन का दूसरा प्रहर, 12 से 3 दिन का तीसरा प्रहर, और दोपहर के 3 बजे से शाम को 6 बजे तक दिन का चौथा प्रहर। शाम के 6 बजे से शुरुआत होती है रात्रि की, 6 से 9 रात्रि का पहला प्रहर, 9 से 12 रात्रि का दूसरा, 12 बजे से 3 बजे रात को रात्रि का तीसरा प्रहर, और 3 बजे सुबह से लेके सुबह 6 बजे तक रात्रि का चौथा प्रहर। तो यदि कोई आपसे कहता है कि राग यमन का गाने का समय सायंकाल का या फिर रात्रि का पहला प्रहर है, तो इसका मतलब है कि राग यमन गाने का समय शाम को 6 बजे से शाम के 9 बजे तक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है आप सबको जानना चाहिए। आगे बात करते हैं थाट की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये थाट होता क्या है, क्या हम किसी थाट को गा सकते हैं या नहीं गा सकते। तो एक बात आपको बता दूं कि राग बहुत पहले से, बहुत प्राचीन समय से गाए जा रहे हैं, जबकि थाट इनकी रचना बाद में की गई। तो ऐसा नहीं है कि पहले से थाट थे और राग बाद में आए, या दोनों साथ में उत्पन्न नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ। राग और रागिनियाँ बहुत पहले से गाए बजाए जाते थे। थाटों की उत्पत्ति या थाटों का जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है वो काफ़ी बाद में किया गया। इस थाट वर्गीकरण का जो कॉन्सेप्ट आया, इसमें मुख्य भूमिका रही भातखंडे जी की। भातखंडे जी ने शास्त्रीय संगीत के सारे रागों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश की, और कोशिश की कि ये सारे राग जो हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में अच्छे से फिट हो सके, राइट। तो ये सोचते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 थाटों की रचना की गई, और कोशिश किया गया कि यही सारे राग इन 10 कैटेगरीज में से कहीं ना कहीं फिट हो जाए, राइट। तो ये 10 थाट जो हैं, ये 10 थाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के वो हैं बिलावल, कल्याण, भैरव, काफी, खमाज, पूर्वी, मारवा, तोड़ी, आसावरी और भैरवी। इन 10 थाटों की रचना की गई। अब ये थाट जो है, थाट के भी कुछ नियम हैं। जैसे कि मैंने बताया राग के कुछ नियम हैं, वैसे ही थाट के कुछ नियम हैं। थाट का नियम नंबर 1 कि थाट में 7 स्वर का होना जरूरी है। जो थाट है वो 6 स्वर या 5 स्वर या 3 स्वर का नहीं बन सकता, थाट में 7 स्वर का होना जरूरी है। तो थाट बेसिकली डिफाइन करता है कि सप्तक के 7 सुरों में से कौन कौन से सुर इस थाट में लिए जाएंगे। तो जो भी राग होंगे जो उन स्वरों को कंटेन करते होंगे उस थाट में फिट किए जाते हैं। जैसे कि हम देखें तो कल्याण थाट, ये सा रे गा मा प ध नि सा, इस तरह के 7 सुर में जो म है तीव्र अगर कर दिया जाए तो कल्याण ठाट होता है। तो जो भी राग होंगे जिनमें म तीव्र होगा, जैसे कि राग यमन है, राइट, इसको हमने राग ठाट कल्याण के अंतर्गत माना गया। जैसे कि राग भीम पलासी है, उसमें नी कोमल ग कोमल है, राग बागेश्वरी में नी कोमल ग कोमल है, राग काफी में ग कोमल नी कोमल है। तो जहाँ जहाँ इन सेम तरह के जो राग हैं ग और नी कोमल वाले, उनको एक ठाट में रखा गया, उस ठाट का नाम रखा गया काफी। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ठाट हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति बाद में हुई, तो 10 ठाटों के अलग अलग नाम सोचने की बजाय ये सोचा गया कि इस ठाट में जो राग हमने रखे हैं उनमें जो सबसे लोकप्रिय राग है, सबसे ज़्यादा गाया बजाने वाला राग जो है, उसी राग के नाम पर उस ठाट का नाम रख दिया गया। जैसे कि मैंने अभी बताया, काफ़ी ठाट में राग काफ़ी, भीम पलासी, बागेश्वरी, इस तरह के और भी बहुत सारे राग हैं। तो काफ़ी क्योंकि सबसे ज़्यादा गाया बजाने वाला राग है, तो उसी नाम पे उस ठाट का नाम भी रख दिया। तो जैसे कि मैंने बताया था अभी कि 10 जो ठाट हैं वो 10 रागों के नाम भी हैं, वो उन रागों के नाम हैं जो उस ठाट में सबसे मुख्य रूप से गाए जाते हैं। तो पहली चीज़, ठाट के लिए ये ज़रूरी है कि ठाट में सारे 7 स्वर होना ज़रूरी है, 7 स्वर उस ठाट में होना ज़रूरी है।
कौन कौन से सुर उसमें कोमल या तीव्र किए जाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से राग लिए जाएंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात कि थाट में सिर्फ आरोह होता है, उसमें अवरोह डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि उसमें कौन कौन से स्वर हैं। उसको गाया नहीं जाता, थाट को कभी भी गाया नहीं जाता, गाए हमेशा राग जाते हैं, क्योंकि थाट सिर्फ एक कैटेगराइजेशन है, उसको गाने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। थाट में हम सिर्फ एक आरोह डिफाइन करते हैं, अवरोह का डेफिनेशन नहीं है। और जब हमें पता ही नहीं है वापस कैसे आना है, सिर्फ चढ़ने का रास्ता है, तो उसको गाने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट। तो थाट को कभी गाया नहीं जाता। थाट में 7 स्वर होते हैं और थाट बेसिकली एक वर्गीकरण है, एक क्लासिफिकेशन है जिसके अंतर्गत रागों को रखा गया है। थाटों को मेल भी कहा जाता है। और ये जो मैंने बताया 10 थाट ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में माने गए हैं, वहीं कर्नाटिक म्यूजिक में 72 थाट या 72 मेलों की बात होती है। तो आशा करता हूँ थाट और राग और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ राग ये आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल्पनाद म्यूजिक एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।